बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वेस्पर थ्योरी हम पढ़ रहे थे और आज की क्लास में वेस्पर थ्योरी कंप्लीट होने वाली है। अब तक मैंने आपको 4 नियमों के बारे में बता दिया था। 4 रूल ऑफ वेस्पर हम पढ़ चुके हैं और चारों ही नियम उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। आज हमारा लास्ट नियम है 5th रूल। देखिए वेस्पर का जो 5वां नियम है वो ये कहता है कि जो एकल बंध है, एकल बंध की तुलना में बहुबंधों का जो बंध कोण होता है उसका मान अधिक होता है। क्योंकि देखिए जो बहुबंध होते हैं उसमें पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन अधिक स्थान घेरते हैं, इस वजह से उसका आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, अधिक स्थान घेरने की वजह से जो बंध कोण है उसका मान बड़ा आता है। इसे हम एक एग्जांपल से देखेंगे। सबसे पहले आप नियम लिखें। एकलक बंधों की तुलना में बहुबंधों से संबंधित बंध कोण का मान अधिक होता है। Multiple bond has more bond angle than single bond। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड होता है या फिर यहाँ पे ऐसे समझिए डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, V1 और V1 दोनों का ही जो है वो आकार बड़ा है क्योंकि यहाँ पर पाई बंध दिखाए जा रहे हैं। तो इस कारण से आकार बड़ा होने की वजह से ये पास मौजूद अन्य जो बंधी परमाणु है उसे दूर भेजता है, जिससे कि बंध कोण का मान जो है वह अधिक हो जाता है। सबसे पहले आप नियम लिखिए और उसके बाद में एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल बता देती हूँ। ये एग्जांपल है CuCl2 का। अब यहाँ पे देखिए CuCl2 में एक V1 आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, बाकी दो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल है वो है 128
डिग्री का, जबकि यहाँ पर जो दोनों क्लोरीन के बीच में एंगल आता है वो 108 डिग्री का आता है। तो ये चीज पता लगती है कि जो बहुबंध है यानी डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, इसके मध्य का जो एंगल है वो 128 है। इसी तरह से नीचे वाला एंगल भी 128 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो द्विबंध होते हैं, त्रिबंध होते हैं, ये अधिक स्थान लेते हैं। अधिक स्थान क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण से जो बंध कोण है उसका मान बढ़ जाता है। जबकि जो एकलक बंध होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह बंध के ऊपर ही मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस कारण से ये अधिक स्थान नहीं घेरते हैं, ये दोनों ही परमाणु के ऊपर संचित हो जाते हैं। तो बंध कोण का मान 108 यहाँ पर है। ठीक है, उदाहरण लिखें। अच्छा, यहाँ पर जो कार्बन मौजूद है, ये वाला जो कार्बन है, इसका अगर हम शंकरण ज्ञात करें तो सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा एक पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा sp2 शंकरण। sp2 शंकरण इस अणु का है और दो प्रकार के यहाँ पर बंध कोण मिल गए, एक तो है 108 और दूसरा है 128 डिग्री का। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। उदाहरण हिंदी में लिखें। CuCl2 में sp2 शंकरण पाया जाता है। sp2 शंकरण पाया जाता है एकलक बंधों की तुलना में बहुबंध अधिक स्थान घेरता है। एकलक बंधों की तुलना में बहुबंध अधिक स्थान घेरता है, जिससे एकलक बंधों के मध्य का कोण, जिससे दो एकलक बंधों के मध्य का कोण 108 डिग्री का होता है, जबकि एकलक बंध तथा बहुबंध के मध्य का कोण, जबकि एकलक बंध तथा बहुबंध के मध्य का कोण 128 डिग्री का होता है। इसके बाद आप ये संरचना बना लें और यहाँ पर sp2 शंकरण पाया जाता है, ये भी आप लिख दें। इंग्लिश मीडियम नोट करें। CuCl2 has sp2 hybridization। CuCl2 has sp2 hybridization bond angle between two single bond angle between two single bond are 108 degree, 108 degree. On the other hand, bond angle between double bond and single bond, double bond and single bond is 128 degree, 128 degree. Multiple bond occupied more space in comparison to single bond.
हम वेस्पर के पढ़ लिए हैं और मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि वेस्पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे करीबन 10 नंबर का क्वेश्चन, पूरा ही लंबा क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देख लेना। अगला टॉपिक है वेस्पर सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। देखिए जब भी कोई थ्योरी दी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है, जिसके बाद नई थ्योरी की आवश्यकता पड़ती है। तो वेस्पर में भी कुछ कमी रह गई थी, जैसे कि वेस्पर सिद्धांत में हमने ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स पढ़े थे वो 3D सीरीज के एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था, संकुलों के बारे में पढ़ा था। जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे संकुल पाए जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे संकुल हैं जिसपे वेस्पर सिद्धांत लागू नहीं हो पाता है। इसके अलावा ऐसे अणु जो कि इनर पेयर इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं, यानी अक्रिय गैस युग्म, जिसमें हम कहते हैं ना 18 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हो सकता है, या फिर इसमें ऐसे हो सकते हैं एलिमेंट जिसमें s कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है वह भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ऐसे वाले जो अणु हैं वह भी वेस्पर सिद्धांत प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं लिमिटेशन की। वेस्पर सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ ठीक है, इसमें लिखिए इस सिद्धांत में निम्नलिखित सीमाएं हैं। इस सिद्धांत में निम्नलिखित सीमाएं हैं। इंग्लिश मीडियम लिखें, देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशन इन दिस थ्योरी। देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशन इन दिस थ्योरी। This theory, first है, this theory does not explain shape of highly polar molecules। यह सिद्धांत उच्च ध्रुवीय अणु की आकृति की व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है उच्च ध्रुवीय, वेस्पर में हमने सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था जहां पर केवल +1
प्लस में 1 नहीं है तो माइनस में 1, ठीक है। इस टाइप से देख लेते हैं, जैसे कि NH3 था, इसके अलावा H2O था, तो H2 से जुड़ा हुआ हमने देखा था H3O प्लस, याद होगा आपको, ठीक है। प्लस 1 है यहाँ पर, एक हमने माइनस में भी देखा था, लेकिन हमने उच्च ध्रुवणीय क्या हो सकता है -2, -3, -4, इस प्रकार की जो ऑक्सीजन अवस्था है, इस प्रकार के जो आवेश वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में, आयनों के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि वेस्टर वहां पर लागू नहीं होता है। वेस्टर सिद्धांत अधिक से अधिक +1 और -1 पर ही लग पाएगा, ठीक है। अगला जो है लिमिटेशन नोट करें। This theory does not explain this theory does not explain this theory does not explain the structure of molecule containing delocalized pi electrons, delocalized pi electron। यह सिद्धांत विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाले अणुओं की ज्यामिति नहीं बता पाता है। ज्यामिति से मेरी आपकी संरचना, नहीं बता पाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, नोट करें। जो है उनके संकुल जो पाए जाते हैं वहां पर भी वेस्टर सिद्धांत लागू नहीं होता। इसके अलावा ऐसे यौगिक जिसमें तत्व मौजूद है जो कि अक्रिय गैस
विन्यास रखते हैं वहां पर भी वैस्पर का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, तो नोट करिए थर्ड पॉइंट। यह सिद्धांत संक्रमण This theory does not explain shape of transition metal complexes ठीक है। फोर्थ पॉइंट है यह सिद्धांत अक्रिय गैस युग्म वाले तत्वों के यौगिकों की संरचना बताने में असफल रहा है। This theory does not explain molecules of does not explain shape of molecules containing elements of inert gas pair effect ठीक है। तो ये हो गए इसके लिमिटेशन।
सिद्धांत की कुछ सीमाएं, लिमिटेशन, ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं इसमें। और वेस्पर वाला जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है आपका। देखिए वेस्पर में इसमें बताया कि यहाँ पे 10 नंबर कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है। वेस्पर खुद जो एक थ्योरी है, इसको क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। गिलेस्पी नाइन थ्योरी के बारे में आपको लिखना है, तब भी आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में ही लिखना होगा। इसके अलावा किसी भी मॉलिक्यूल जैसे कि ICl2 माइनस, जैसे कोई आपको आयन दे देता है, कोई मॉलिक्यूल दे देता है, जैसे मॉलिक्यूल में TeCl2 आपके पास आ गया, आपसे इसकी शेप पूछी जा सकती है। या फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि NH3, अच्छा एक क्वेश्चन हो सकता है PCl5 जो है वो एग्जिस्ट करता है जबकि NCl5 क्यों नहीं करता, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और ये वाला जो एक क्वेश्चन है ICl2 माइनस जो है उसकी आकृति रेखीय क्यों होती है, हमने ये चीज एक्सप्लेन की थी जब मैंने आपको वेस्पर में सेकंड जो नियम है वो करवाया, दूसरा नियम करवाया था, तब मैंने आपको ICl2 माइनस के बारे में करवाया था, ठीक है। और उसमें हमने जब संतुलन ज्ञात किया था तो हमारे पास आया था sp3d, ठीक है, याद है आपको, यही आया था। और यहाँ पर 3 लोन पेयर उपस्थित थे और हम जानते हैं कि वेस्पर में हम लोन पेयर को नहीं गिनते हैं, जो रिमेनिंग बॉन्ड पेयर बचते हैं यानी 2, उसके लिए आकृति बनती है रेखीय, ठीक है। तो इस चीज को आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपके पास TeCl2 के बारे में आया तो इससे भी जुड़ा हुआ मैंने आपको एग्जांपल एक करवाया था, चेक करना उसको। एक था ClF3 मॉलिक्यूल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी क्या आकृति होती है, और इसको भी आपसे एक्सप्लेन कराया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल यहाँ पर बनते हैं, कुछ से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि ClF3 जो है वो टी शेप का क्यों होता है, टी आकार में आप करवाया था, टी आकार का होता है, 2 लोन पेयर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो टी आकार का क्यों होता है, क्योंकि वेस्पर के अनुसार हम लोन पेयर को काउंट करते ही नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखते हैं। यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं क्योंकि 3 एम जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो बनेगी टी आकार, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है CH4 NH3 और H2O। अब यहाँ पे देखिए वो तीनों के तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपको पता लगना होगा कि जो संतुलन है वो है sp3 संतुलन होने पर भी यहाँ पर शेप सबकी अलग क्यों होती है। देखिए पहला जो है इसमें आती है चतुष्फलकीय, sp3 है, और चतुष्फलकीय यहाँ पर इसकी आकृति होती है, जबकि इसकी होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, जबकि जो H2O है उसकी होती है V शेप, V आकार का होता है। तो तीनों की आकृति क्यों अलग है जबकि यहाँ पर संतुलन एक ही है, तो ये भी हम वेस्पर के अनुसार सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहला वाला जो हमारा एग्जांपल है मीथेन का, यहाँ पर एक भी लोन पेयर उपस्थित नहीं होता, लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है, ज्यामिति वही होगी जो कि होनी चाहिए, सामान्य ज्यामिति यहाँ पर आएगी। जबकि NH3 में एक लोन पेयर आ गया है, एक लोन पेयर है, प्रतिकर्षण बढ़ गया है, प्रतिकर्षण के कारण ज्यामिति में विकृति आई है, और चतुष्फलकीय की जगह ये हो गया त्रिभुजीय पिरामिडीय, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है H2O वाटर सिस्टम। अब यहाँ पे H2O वाला जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं, जितने ज्यादा लोन पेयर उतना अधिक प्रतिकर्षण, तो 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, बंदी परमाणु यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं, 2 हैं, जो कि जुड़े होते हैं B आकार में, ठीक है। किस तरह का स्ट्रक्चर है ये, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन के आया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आया था। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो दिख रहा है वो B आकार है, तो इस वजह से हमने सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखा है, और बॉन्ड पेयर को देखने से पता लगता है कि H2 जो है उसका शेप आता है B आकार। संतुलन यहाँ पर भी sp3 है, पर तीनों का
जोन पे जितने बढ़ते जाएंगे उतना अधिक प्रतिकर्षण होगा, जितना अधिक प्रतिकर्षण होगा उतना अधिक ज्यामिति में या शतरंग में विकृति आएगी और आकृति बदल जाएगी। तो इसके साथ आपकी ये वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने इससे पहले आपको यूनिट थर्ड एस ब्लॉक भी करवा दिया था और सेकंड यूनिट आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। अब तक मैंने आपको 5 में से 2 यूनिट करवा दी हैं, तो इनके नोट्स आप कंप्लीट रखना और बाकी यूनिट हम देखते हैं।